Assalamualaikum, students, am I audible? स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन नज़र आ रही है? ये जो पिक्चर है डीसीएमएल का पाथवे। स्क्रीन नज़र आ रही है जो मैंने शेयर किया डीसीएमएल का पाथवे? ओके। अब हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जो डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस है ये यहाँ से स्टार्ट करना है आज। ये सबसे पहले ना मैं आपको इसका पाथवे बताती हूँ। ये एक असेंडिंग ट्रैक्ट है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्पाइनल, ये हमने स्पाइनल कॉर्ड का लेवल है। ओके। सो जैसे अब आप सबको पता, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि जो डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस है, डीसीएमएल पाथवे है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है और ये एक असेंडिंग ट्रैक्ट है। इसका मतलब ये है कि इसने स्पाइनल कॉर्ड से जो आपकी सेंसेशंस हैं, जो मैकेनो रिसेप्टर्स और प्रोप्रियोसेप्टर्स के थ्रू ये सेंसेशन इसने कैरी करनी है और स्पाइनल कॉर्ड के लेवल से इसने हायर कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन तक लेके जाना है, जो कि सोमेटोसेंसरी पाथवे तक इसने लेके जानी है इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन बेसिकली एफरेंट न्यूरॉन्स हैं, जिन्होंने आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, मैकेनो रिसेप्टर्स जो होते हैं चेंज, और प्रोप्रियो रिसेप्टर जो कि आपकी प्रोप्रियोसेप्शन डिटेक्ट करते हैं। और जो स्पाइनल कॉर्ड का डॉर्सल हॉर्न है उसके ऊपर ये लेके आते हैं। जो पोस्टीरियर हॉर्न है, यहाँ पे एक डॉर्सल प्रेजेंट होता है, गैंग्लियन प्रेजेंट होता है, डॉर्सल गैंग्लियन। बेसिकली वो डॉर्सल गैंग्लियन क्या होता है कि वो क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज होती हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की। ठीक है। अब आपने मुझे साथ ये बताते जाना है। स्क्रीन शेयर, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? ओके। तो हमने सबसे पहले ये जो डीसीएमएल पाथवे से हमने कर लिया कि वो जो है इसने क्या करना है कि आपके जो सेंसरी स्टिमुलस हैं उसको कैरी करना है, और यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है उसके ऊपर इसने लेके आना है सेंसरी स्टिमुलस। सबसे पहले क्या होता है कि आपको ट्रांसड्यूसर्स का पता होना चाहिए। ट्रांसड्यूसर्स जो होते हैं वो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि आपकी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको ये ट्रांसड्यूस करते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करके एक पोटेंशियल जनरेट करते हैं, रिसेप्टर पोटेंशियल। अब वो जो रिसेप्टर पोटेंशियल है वो यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन एफेरेंट पाथवे से कैरी करते हैं और डॉर्सल जो ग्रुप है, डॉर्सल गैंग्लियन है स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे, उधर लेके आते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर सेल बॉडीज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आपके जो है वो डॉर्सल गैंग्लियन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है ये लोग साइनैप, जब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से इप्सिलैटरली मूव करेगा और वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन वो तब बन जाएगा जब वो साइनैप्स करेगा। मतलब कि जो साइनैप्स है वो आपका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन करता है और इसने इप्सिलैटरली मूव करना है सेंसरी इंफॉर्मेशन कैरी करके। अब सेंसरी इंफॉर्मेशन के बाद जब ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन बन जाएगा और यहाँ पे साइनैप्स करेगा, तो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे इसने कहाँ पे साइनैप्स करना है ये इंपॉर्टेंट है। इसने मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के लेवल पे
साइनैप्स करना है। इसका क्या मतलब हुआ कि अब स्पाइनल कॉर्ड से जो इंफॉर्मेशन है वो असेंड कर रही है, ठीक है, इंफॉर्मेशन असेंड कर रही है हायर कॉर्टेक्स तक, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा तक आ गई है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के लेवल पे जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पे उसने साइनैप्स करके यहाँ पे अब वो कॉन्ट्रालेटरल हो जाएगा। डीसीएमएल ने मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के लेवल पे डीकसेशन किया है और डीकसेशन करके ये थैलेमस के लेवल पे आ गया है। थैलेमस के लेवल पे थैलेमस रिले सेंटर है, जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन सारी थैलेमस के ऊपर ये रिलाई करती हैं। और एक्सेप्ट ऑल्फैक्ट्री, ऑल्फैक्शन सिर्फ थैलेमस के लेवल पे नहीं आती, बाकी जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है उनका रिले सेंटर थैलेमस है। तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ने कॉन्ट्रालेटरली मूव किया मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के लेवल पे और वो कहाँ पे आ गया, थैलेमस के लेवल पे आ गया। अब थैलेमस से हमारा थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हुआ और जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन थी जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन थी वो ये प्राइमरी सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स के लेवल पे लेके आया। ये हमारा डीसीएमएल पाथवे है, इसको जो है यहाँ पे मीडियल लेमिनिस्कस भी इसको कहते हैं डीसीएमएल। आगे हम लोग इसकी लियंस पढ़ेंगे। अब ये मैंने अभी आपको सिर्फ पाथवे बताया है। उसके बाद जो हमारा पाथवे आ जाता है उसमें आपके पास आ जाता है एंटीरोलेटरल पाथवे, जिसको हम लोग स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट भी कहते हैं। अब स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का पहले मैंने क्या बताया था कि जो डीसीएमएल लेवल होता है, डीसीएमएल का जो ट्रैक्ट है वो आपका स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे उसके डॉर्सल रूट गेंग्लियन के अंदर उसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, वहां से वो असेंड कर रहा था। लेकिन जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है ये क्या करता है कि ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही, ये ऊपर मेड्यूला के लेवल तक नहीं, ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही इसके जो होते हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं वो इसके प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ से सब्सटेंशिया जेलाटिनोजा जो है ये हमारी जो लोअर एक्सट्रीमिटी है, लेग्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो प्रोप्रियोसेप्शन जो हमारे अनकॉन्शियस लेवल पे आना होता है उसको ये डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करके इसने यहीं पे साइनैप्स करना है स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे। जबकि जो डीसीएमएल का पाथवे था वो साइनैप्स कब करा था, उसने डॉर्सल रूट से उसने सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन बनाया। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के लेवल पे आके उसने जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के लेवल पे उसने साइनैप्स किया। लेकिन जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो क्या करेगा कि स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ही उसने जो है उसकी जो सेल बॉडीज हैं उसने डिकसेट करना है और फिर वो असेंड करेगा इप्सीलैटरली। यहाँ पे वो कॉन्ट्रालेटरली असेंड करेगा। डीसीएमएल पाथवे इप्सीलैटरल असेंड कर रहा था, यहीं पे इसने डीकसेशन कर लेनी है और इसने जो एंटीरोलैटरल पाथवे है हमारा वो क्या करेगा कि कॉन्ट्रालेटरली असेंड करेगा। जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ये दो ट्रैक्ट्स हैं। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट आपका क्रूड टच और प्रेशर लेके जाएगा और जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो टेम्परेचर और पेन की सेंसेशन को कैरी करेगा, ठीक है। यहाँ पे आके जो एंटीरियर ट्रैक्ट है इसने भी थैलेमस के रिले सेंटर है, थैलेमस के न्यूक्लियस के अंदर ये आके रिले करेंगे और वहां से फिर आपका थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होके कहाँ चला जाएगा, कॉर्टेक्स तक चला जाएगा। अब जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम लोग रीड करते हैं। ये पाथवे था। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कस, ये फर्स्ट एड का है टॉपिक। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्पाइनल ट्रैक्ट है असेंडिंग ट्रैक्ट्स जो साइनैप्स करते हैं एंड देन क्रॉस करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट्स। इसमें पहला आपका ट्रैक्ट आ जाएगा डॉर्सल कॉलम। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कस है ये क्या है, इसका शॉर्ट रिसेप्टिव फील्ड है। क्लास 2 फाइबर्स जो कल मैंने आपको सारे फाइबर्स, अब मैंने ए बीटा का कल आपको बताया था कि इसने टच और प्रेशर, ये ना आप चीजें रिकॉल करें साथ साथ। अब इसने टच और प्रेशर लेके जाना था। कल हम लोगों ने रिसेप्टर्स जब किए थे तो हमने उसमें ये पढ़ा था। तो जो डॉर्सल कॉलम है इसके अंदर ये ए बीटा फाइबर्स आएंगे और जो डॉर्सल पोस्ट सेंट्रल गायरस ऑफ एंटीरियर पेराइटल लोब के ऊपर जो इसकी ये जो सेंसेशन है ये कैरी करेगा। देखो स्पाइनल कॉर्ड की जब हम लोग बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड में एक होता है प्री सेंट्रल जो कि आपका मोटर होता है, मोटर पार्ट कैरी करता है, और एक होता है पोस्ट सेंट्रल। तो इसने सेंसरी इंफॉर्मेशन पोस्ट सेंट्रल गायरस ऑफ एंटीरियर पेराइटल लोब के पास लेके जानी है। ये जितने भी मैंने अपनी राइटिंग में ये सारे एमसीक्यूज लिखे हुए हैं, शॉर्ट लिस्टिंग हुई हुई है।
ठीक है। उसके बाद ये जो एस्टीरियोग्नोसिस होता है कि और एस्टीरियोग्नोसिस अगर आपको एमसीक्यू आए कि हम लोग जो डीसीएमएल लियन है उसको टेस्ट कैसे करते हैं, तो एक वाइब्रेटरी फॉक टेस्ट होता है 128 हर्ट्ज के, हम लोग उसको यूज करते हैं और उससे हम लोग वाइब्रेशन कैरी करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि आपकी प्रोप्रियोसेप्शन हो गई, फाइन टच हो गया, प्रेशर हो गया, वाइब्रेशन हो गया, ये एक अनकॉन्शियसली ये चीजें मतलब आप कैरी कर रहे होते हो। ये सेंसेशन ये नहीं है कि अब ये कॉन्शियस लेवल, ये सबका ही सबऑर्डिनेट लेवल पे जा रही होती हैं ये सारी सेंसेशंस। तो जो डॉर्सल कॉलम है इसने क्या करना है कि सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया के ऊपर स्टीरियोग्नोसिस जो है वो डिटेक्ट होती है। स्टीरियोग्नोसिस सबसे ज्यादा कहाँ डिटेक्ट होगी? सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया पे। अगर ये एमसीक्यूज में वर्ड नहीं लिखा हुआ तो प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया में। तो इन अ नटशेल ये कि जो डॉर्सल कॉलम है आपका, इसने सारी आपकी सेंसेशंस कैरी करनी है। मोटर एरिया ये नहीं है। मोटर एरिया हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, यहाँ पे इसने आपकी सारी की सारी सेंसरी ट्रैक्ट्स को, मतलब फॉर एग्जांपल प्रेशर है, वाइब्रेशन है, फाइन टच है, प्रोप्रियोसेप्शन है, इस ये वाली जो आपकी सेंसेशंस है ये आपका डीसीएमएल जो है ये डिटेक्ट करेगा। ओके। उसके बाद जो है, अच्छा अब मैंने आपको इसका पहला, अब जो मैंने हमने डायग्राम से पढ़ा था कि जो डीसीएमएल का फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है उसमें क्या होता है कि आपका सेंसरी नर्व एंडिंग स्टार्ट होंगी, बाईपास करेगा ये स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन में, और इसकी सेल बॉडीज कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? डॉर्सल रूट गैंग्लियन में। डॉर्सल रूट गैंग्लियन बेसिकली क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है जिसके अंदर आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। डॉर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर अगर आ जाए कि डॉर्सल कॉलम की लियन हो गई है, तो वो कौन सा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पे इफेक्ट हुए हैं? तो वो डॉर्सल रूट गैंग्लियन सेल्स इफेक्ट हुए हैं, वहां से ये इप्सिलैटरली मूव करते हैं, और इप्सिलैटरली मूव, अब जो इसकी जो इंफॉर्मेशन है जो साइनेप्स करेगा वो आपका कहाँ पे करेगा? न्यूक्लियस ग्रेसिलस और न्यूक्लियस क्यूटेनियस के लेवल पे इसने इप्सिलैटरल मेड्यूला के अंदर जो है असेंड करना है। मतलब फर्स्ट साइनेप्स आपका मेड्यूला के लेवल पे होगा, और मेड्यूलरी लेवल पे इसने क्या करना है? डिकसेट करना है और असेंड करना है कॉन्ट्रालैटरली। ठीक है। तो देखो, जो डीसी डॉर्सल कॉलम पाथवे है इसने ये कहाँ पे? इप्सिलैटरल असेंड कर रहा है, और जो आपका जो स्पाइनोथैलेमिक वाला पाथवे है ये आपका इप्सिलैटरल असेंड करता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे। ये शॉर्ट मतलब कि ये स्पाइनल कॉर्ड पे शुरू होगा, और स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ही इसने साइनेप्स करना है, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ही इसने डिकसेट करना है, और एंटीरियर वाइट कमिश्चर के थ्रू ये असेंड कर जाएगा कॉन्ट्रालैटरली। लेकिन जो आपका जो डॉर्सल कॉलम पाथवे है इसने थोड़ा हायर सेंटर पे जाके ये डिकसेट करेगा, ये मेड्यूलरी डिकसेशन करेगा। अब एमसीक्यू आपका आएगा कि जो टेबिस डॉर्सैलिस है उसमें ब्लैडर एटोनी हो जाती है। टेबिस डॉर्सैलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, उसमें ब्लैडर एटोनी हो जाती है। पेशेंट को सेंसेशंस नहीं आती कि उसका ब्लैडर फुल हो चुका है, तो वो जो सेंसेशन है एटोनिक ब्लैडर हो जाता है। तो ये किसकी बात है? क्योंकि ये सेंसेशन लॉस्ट है, उसको प्रेशर नहीं फील हो रहा प्रॉपर, तो इसीलिए ये जो सेंसेशन है यहाँ पे ये डॉर्सल कॉलम की लियन है। ठीक है। तो टेबिस डॉर्सैलिस में जो लियन आती है वो आपकी डॉर्सल कॉलम की आती है। दिस इज एन एमसीक्यू। उसके बाद फिर एमसीक्यू आएगा कि जो ब्लैडर फुलनेस है सेंसेशन है कैरिड बाय डीसीएमएल आइज। अच्छा, अब ना इसको सेंस करने के लिए आपका टेस्ट होते हैं। एक होता है रोमबर्ग पॉजिटिव टेस्ट। रोमबर्ग पॉजिटिव में ये होता है कि जो पेशेंट है वो तब फॉल करता है जब उसकी आईज क्लोज क्लोज होती हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो पेशेंट है उसकी आईज क्लोज हैं और तब वो फॉल हुआ है, तब वो उसका मतलब है कि वो रोमबर्ग साइन पॉजिटिव है। लेकिन जिस जिस पेशेंट का डीसीएमएल लियन होगा, डीसीएमएल वाला जो पेशेंट होगा उसके अंदर रोमबर्ग साइन पॉजिटिव होगा।
डीसीएमएल की लियन के अंदर रोम्बर्ग साइन पॉजिटिव होगा। पेशेंट को हम कहेंगे कि आईज क्लोज करें, और क्योंकि वो प्रोप्रियोसेप्शन से अपने उसकी प्रोप्रियोसेप्शन वीक है इसीलिए वो फॉल हो जाएगा। तो डीसीएमएल की लियन के अंदर रोम्बर्ग साइन पॉजिटिव होगा, आईज क्लोज पे पेशेंट फॉल हो जाएगा। लेकिन अगर एक पेशेंट ओपन आईज पे फॉल कर रहा है तो वो सेरिबेलर ट्रैक्ट की लियन है, उससे बैलेंस कंट्रोल नहीं हो रहा। लेकिन अगर वो उसका रोम्बर्ग साइन पॉजिटिव है तो उसकी डीसीएमएल लियन है। ओके, नेक्स्ट फिर एमसीक्यू कि हम लोग डीसीएमएल के लियन कैसे चेक करते हैं, तो हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क के थ्रू। क्यों? क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क आपकी प्रोप्रियोसेप्शन को चेक करता है। तो 128 हर्ट्ज का हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे और वो वाइब्रेशन से आपको डीसीएमएल की लियन बताएगा। तो ये सारा इसके इस पाथवे के बारे में है। अब चाहे वो असेंडिंग ट्रैक्ट, चाहे वो डोर्सल कॉलम है, चाहे वो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, इनका जो रिले सेंटर है, जो सेकंड साइनेप्स है, वो इनका थैलेमस के अंदर होगा। वीपीएल इसका न्यूक्लियस है, उसके अंदर इनका साइनेप्स होगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट पे। अच्छा, अब ये आपने याद करना है कि जो डीसीएमएल है ना, इसने बहुत प्रिसाइज आपकी सेंसेशंस कैरी करनी होती हैं, फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन। तो यहाँ से आपने याद करना है कि फाइन, प्रो और पीवी, ये सारा आपका डीसीएमएल कैरी करेगा और पोस्ट सेंट्रल गायरस पे लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेंसरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो होता है, ये दो तरह के होते हैं, एक लेटरल और एक एंटीरियर। जो एंटीरियर, ये एमसीक्यू है कि जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो आपका क्रूड टच कैरी करेगा और प्रेशर की सेंसेशंस कैरी करेगा। और यहाँ पे जो नॉन डिस्क्रिमिनेटिव टच है वो आपका, अगर अगर आपको फाइन टच का एमसीक्यू आएगा तो डोर्सल कॉलम है, अगर नॉन डिस्क्रिमिनेटिव और क्रूड टच का एमसीक्यू आएगा तो उस पेशेंट की एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की लियन है। टिकल टिकल की सेंसेशन कहाँ कैरी होगी? एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की। बेसिकली जो हमारे जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है सब्सटेंशिया जेलाटिनोजा, वो आपकी पेन से रिलेटेड होता है, सब्सटेंशिया जेलाटिनोजा। और वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है सब्सटेंशिया जेलाटिनोजा जो कि पेन को कैरी करता है। यहाँ के जो न्यूक्लियस थे जिनके ऊपर साइनैप्स हो रहा था डीसीएमएल में, वो न्यूक्लियस ग्रेसिलस था। ग्रेसिलस मसल से याद करना है कि लोअर एक्सट्रीमिटी की सेंसेशंस कैरी करेगा, और जो क्यूनेटियस होता है वो आपकी अपर एक्सट्रीमिटी की सेंसेशंस कैरी करता है। और ये इप्सीलेटरल मूव करेगा। जब इप्सीलेटरल कहाँ पे मूव करेगा? मेड्यूला के लेवल पे। जो डीसीएमएल है उसे मेड्यूला के लेवल पे मूव करना है, जबकि जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है ना, वो आपका स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे, इप्सीलेटरली स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे मूव मतलब असेंड करता है। दोनों के अंदर ही जो इनकी सेल बॉडीज हैं वो डॉर्सल और पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो ब्लैडर फुलनेस है, सेंसेशन है, वो कैरिड होती है डीसीएमएल से। आईज क्लोज, patient fall on closed eyes, DCML lesion. Posterior gray column extend whole length of spinal cord. Okay, synapses absent है in dorsal root ganglion. ये सारे एमसीक्यूज हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिसेंडिंग ट्रैक्ट। ये दोनों ट्रैक्ट्स की आपको समझ आ गई है। अब हम लोग करते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट। डिसेंडिंग ट्रैक्ट जो है वो है लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। जब भी एमसीक्यू के अंदर आपके पास मोटर मूवमेंट का आएगा, वॉलंटरी मूवमेंट के, एक पेशेंट है वो अपना बाजू नहीं मूव कर सक रहा, वो अपनी लिम्स मूव नहीं कर रहा, वॉलंटरी मूवमेंट उसकी नहीं हो रही, तो तब आपने क्या लगाना है कि उसका लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल जो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो अफेक्टेड है, डिसेंडिंग ट्रैक्ट अफेक्टेड है। अब फर्स्ट एमसीक्यू के जो वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं, और किस साइड की वॉलंटरी मूवमेंट्स? कॉन्ट्रालेटरल। फॉर एग्जाम्पल के अगर एक पेशेंट का राइट लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की लियन हुई है तो उसकी लेफ्ट लेग की या लेफ्ट अपर लिम्ब की जो है वो आपकी मोटर मूवमेंट खत्म हो जाएगी, उसकी लेफ्ट लेग मूव नहीं करेगी, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की। अब उसने क्या कहा कि जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स का लाइज इन द प्री सेंट्रल। पोस्ट सेंट्रल में क्या था? डीसीएमएल जो कि सेंसरी था, और जो हमारा प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता है ये प्री सेंट्रल गायरस और फ्रंटल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है। वो पेराइटल लोब में था। पेराइटल लोब में डीसीएमएल के अंदर जो प्रोप्रियोसेप्शन कैरी कर रहा था, पेराइटल लोब में आपकी एंटीरियर पेराइटल लोब जो होता है, और स्टीरियोग्नोसिस होगी, और जो आपकी प्रिसाइज मूवमेंट्स होती हैं वो आपका डॉर्सल कॉलम कैरी करता है, जबकि जो आपकी मोटर मूवमेंट्स होती हैं वो आपका लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कैरी करता है।
अब इसकी जो अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, अब इसने हायर सेंटर्स से नीचे की तरफ आना है, ये डिसेंडिंग पाथवे है। तो जो इसके अपर मोटर न्यूरॉन होते हैं, इसकी सेल बॉडी प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में पड़ी थी। जो डॉर्सल कॉलम की सेल बॉडी थी वो आपके पास डॉर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर प्रेजेंट थी, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर लिम के अंदर प्रेजेंट होती है। जबकि जो आपकी मोटर कॉर्ड है, मोटर वाला जो आपका पार्ट है, उसमें क्या होगा, लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट वाला पार्ट, इसमें आपका प्राइमरी सेल बॉडी आपकी मोटर कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होगी और डिसेंड करेगा इप्सीलैटरली पोस्टीरियर लिम ऑफ इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल जो होता है हमारा, उसने आपकी सारी जो सेंसेशंस होती हैं, जितनी भी आपकी मोटर पाथवेज होते हैं, उसको कैरी करना होता है। मोस्ट फाइबर डिकसेट एट द लेवल ऑफ कॉर्डल मेड्यूला, पायरामिडल डिकसेशन होती है इनकी। और ये क्या होते हैं, इप्सीलैटरली आपके पास क्या करते हैं, कॉर्डल डिकसेशन के बाद ये क्या करते हैं कि डिसेंड करते हैं कॉन्ट्रालैटरली। इसका जो फर्स्ट साइनैप्स होगा वो सेल बॉडी एंटीरियर हॉर्न पे प्रेजेंट होगी। जो लोअर मोटर न्यूरॉन होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे मूव करते हैं, और इसके अंदर इसने थैलेमस के पास नहीं जाना, इसने मसल के पास इसका थर्ड बनेगा, जिसके अंदर आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मसल फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको आ जाता है कि लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है जो, इसकी लियन हो गई है, तो आपने ये कहना है कि मोटर कॉर्टेक्स की लियन है, प्री सेंट्रल गायरस ऑफ फ्रंटल लोब की लियन है। अगर तो लियन आपकी अबव द डिकसेशन आई है, मतलब अभी डिकसेशन नहीं हुई, अभी वो कॉन्ट्रालैटरली नहीं ट्रैक गया, तो अगर अबव द डिकसेशन होगी तो क्या होगा कि आपकी कॉन्ट्रालैटरल साइड इफेक्ट होगी। लेकिन अगर आपकी जो लियन है वो बिलो द लेवल ऑफ डिकसेशन होगी तो इप्सिलैटरल वीकनेस आएगी। फिर नेक्स्ट ये हमारे कुछ और ट्रैक्ट्स आते हैं। इसमें सबसे पहला ट्रैक्ट हम लोग करते हैं स्पाइनो सेरिबेलर। अब ये वर्ड इंडिकेट कर रहा है इटसेल्फ कि स्पाइन से स्पाइनो और फिर ये हायर सेंटर्स तक जाएगा, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से इसने सेरिबेलम के लेवल तक जाना है। तो ये क्या करेगा कि द डॉर्सल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट कैरीज इनपुट फ्रॉम द लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड लोअर ट्रंक, एंड जो क्यूनो सेरिबेलर ट्रैक्ट है वो अपर एक्सट्रीमिटीज और अपर ट्रंक से कैरी करेगा, और ये आपके पास जो फाइबर्स बनाएगा वो एक्सटर्नल पोस्टीरियर आर्कुएट फॉर्म करेगा क्यूनो सेरिबेलर ट्रैक्ट को। एक स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट होता है, एक क्यूनोसेरिबेलर ट्रैक्ट होता है। जो आपका स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है वो क्या है कि डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट भी उसको हम लोग कहते हैं, और वो आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज से और लोअर ट्रंक से इंफॉर्मेशन लेके आएगा। जो अपर एक्सट्रीमिटीज की इंफॉर्मेशन होगी, अपर ट्रंक की इंफॉर्मेशन होगी, वो क्यूनोसेरिबेलर के पास जानी है। मतलब अब देखिए सेरिबेलर के पास जानी है तो जितनी भी आपकी मतलब कि जो बैलेंस की लियंस होंगी वो आपकी क्यूनोसेरिबेलर और स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट के अंदर अफेक्ट होंगी। एंटीरियर आर्कुएट फॉर्म पोंटोसेरिबेलर एंड इंटरनल आर्कुएट फॉर्म डॉर्सल मीडियल लेमिनिस्कस। अभी हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था कि जो डॉर्सल कॉलम है, ये डॉर्सल कॉलम जो है इसके अंदर कौन कौन से साइनैप्स हैं, न्यूक्लियस ग्रेसिलस जो कि लोअर बॉडी से सेंसेशन लेके आएगा, और क्यूनेटस जो कि अपर बॉडी से लेके आएगा। और यही इसने बताया है कि जो आपका जो इंटरनल आर्कुएट है, इंटरनल आर्कुएट वो क्या फॉर्म करता है, डॉर्सल मीडियल लेमिनिस्कस। अच्छा, वेंट्रल कॉर्टिकोस्पाइनल एंड्स एट द लेवल ऑफ मिड थोरेसिक। फीमेल एक ये एक सिनेरियो है कि फीमेल प्रेजेंट की है विद द वीकनेस इन लेग्स। लेग्स की बात आ गई, बाइलेटरल फ्रंटल लोब इन्फाक्शन हुई है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आपकी वॉलंटरी मूवमेंट्स की बात होगी, जब लेग्स की बात होगी, तो कौन सा ट्रैक्ट इन्वॉल्व होगा, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। और कौन सा लोब इन्वॉल्व है, क्योंकि ये मोटर मोटर वीकनेस है और इसमें प्री सेंट्रल गायरस ऑफ फ्रंटल लोब इन्वॉल्व होगा। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के अंदर हमारी जो मोटर मूवमेंट्स होती हैं, कि एक पेशेंट है वो फोन रिसीव करना चाह रहा है लेकिन वो गिर गया है, उससे चला नहीं जा रहा, तो भी हमारा कौन सा ट्रैक्ट इन्वॉल्व होगा, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। क्यों, क्योंकि ये हमारा मोटर ट्रैक्ट है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो लोब इन्फाक्शन है वो आपकी प्री सेंट्रल की है और बाइलेटरल फ्रंटल लोब का इन्फाक्शन है।
उसके बाद ये कल वाले एमसीक्यूज हैं कि जो हमारे नोसिसेप्टर्स होते हैं वो अनमाइलिनेटेड होते हैं, प्राइमरी एफरेंट फाइबर्स होते हैं साइनैप्स डायरेक्टली विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो हमें पता है हमारी जो पेन सेंसेशन होती है वो कौन कैरी करता है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट कैरी करता है इन द लेमिना प्रोप्रिया। Next MCQ, in spinal cord fibers from the lower limb and upper limb in the posterior column goes in which manner? तो वो भी हमें पता है कि medial to lateral। ये भी रटे वाली बात है, सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मीडियल टू लेटरल जानी होती है। उसके बाद आ जाता है डीसीएमएल का पाथवे कि जो डीकसेशन होनी होती है आपकी, जो फाइबर्स डीकसेट करते हैं उन फाइबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, उन फाइबर्स को हम लोग इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स कहते हैं। अब आपने यहाँ से ये देखें कि यहाँ पे भी इंटरनल आर्कुएट का लफज आ रहा है कि जो डॉर्सल कॉलम की है, और यहाँ पे भी आपके पास क्या आ रहा है, अगेन वही एमसीक्यू रिपीट हुआ है कि जो डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस है वो आपका इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स से बनता है। ठीक है, इंटरनल आर्कुएट फॉर्म डॉर्सल मीडियल लेमिनिस्कस, इंटरनल आर्कुएट फॉर्म डॉर्सल मीडियल लेमिनिस्कस। और यहाँ पे भी यही है कि मीडियल लेमिनिस्कस डीकसेशन जो होती है वो किन फाइबर्स की होती है, इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स की। अब अगर आपको एमसीक्यू आ जाए कि फाइन मूवमेंट्स ऑफ हैंड कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम एंड फाइन मूवमेंट्स ऑफ हैंड इज कंडक्टेड बाय कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, जो हमारी जितनी भी मोटर मूवमेंट है वो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ने, सीएस ट्रैक्ट ने कंडक्ट करनी होती है। 26 ईयर ओल्ड मेल गन शॉट इंजरी है, ही लॉस्ट सेंसेशंस टू द लोअर लिम्ब। ठीक है, एंड लॉस ऑफ पावर एंड इंक्रीज टोन, मतलब अपर मोटर न्यूरॉन की लियन आ गई है, अपर मोटर न्यूरॉन की लियन आ गई है। ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन की लियन, ये देखें ये अपर मोटर न्यूरॉन आपका पड़ा हुआ है, अपर मोटर न्यूरॉन है जो इसका वो क्या है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से आ रहा है। तो अगर एक पेशेंट आया है आपका 26 ईयर ओल्ड मेल जिसको सेंसेशन लॉस्ट हो गई है उसकी लोअर लिम में, जब भी आपको लोअर लिम के साथ स्नैरियो आएगा तो आपने कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट को टिक करना है। ठीक है, उसकी लॉस ऑफ पावर हो गई है, और दूसरा उसका क्या हो गया, अपर मोटर न्यूरॉन की लियन है, और दूसरा उसने क्या है, सेंट्रल क्लोनस की लियन कहाँ पे आई है, तो उसने क्या है कि बोथ कॉर्टिकोस्पाइनल, क्योंकि मोटर लॉस आपका हुआ है एंड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक हुई है, और जो आपकी पेन और टेम्परेचर की जो सेंसेशन है वो आपकी लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कैरी करेगा। एक होता है पेन और टेम्परेचर, ये कैरी करता है, और दूसरा ये आपका क्रूड टच और प्रेशर कैरी करता है। जब भी पेन का जिक्र आएगा और आपने सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा टिक करना है, ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा। ओके, सो ये सारे एमसीक्यूज थे और ये हमने पाथवे कर लिया यहाँ से। अब ये जो बीआरएस फिजियो में जो आपका लिखा हुआ है, इन पाथवेज को थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है उसने। ये तो आपकी सारी शॉर्ट लिस्टिंग है ना फर्स्ट एड के ऊपर, बीआरएस में थोड़ा सा उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि जो आपके मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, ये पेसिनियन कॉर्पसल्स जॉइंट, ये सारे तो ऐसे ही आपने याद करने हैं ना, ये सारा तो रट्टा है। अब ये देखो यहाँ पे आपका पाथवे स्टार्ट हो रहा है। ये हमने पढ़ा कि जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली ये ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जो कि आपके सेंसरी सिग्नल्स को आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और आपका जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो ट्रांसड्यूस करके आपका रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट करते हैं। और ये एमसीक्यू आता होता है एनेस्थीसिया में, ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन आप एमसीक्यू करोगे पास तो आपको पता चलेगा कि जो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं वो क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो रिसेप्टर पोटेंशियल जो हमारा सेंसरी स्टिमुलस होता है उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करके वो रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट करते हैं। ये उसने पाथवे बताया कि हमारा कॉर्टेक्स तक पाथवे कैसे पहुंचता है। सबसे पहले आपके पास क्या होता है कि आपके सेंसरी रिसेप्टर्स आए, उससे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन हमारे प्राइमरी एफेरेंट न्यूरॉन होते हैं जिन्होंने वो ट्रांसड्यूस्ड सिग्नल पकड़ना है। और ट्रांसड्यूस सिग्नल आपके पास जो मैं आपको बार बार डॉर्सल कॉलम का बता रही थी, उसने क्या करना है कि जो सेल बॉडीज ऑफ प्राइमरी एफेरेंट न्यूरॉन्स हैं वो डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड गैंग्लिया के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो वहां पे इसने इसको इंफॉर्मेशन को लेके आना है। क्या कहते हैं कि आपको यहां से इन पाथवेज की समझ आ रही है।
हाँ, ये नोट्स ना मैं आपको पीडीएफ बना के दे दूंगी। अच्छा, अब जब हमने डॉर्सल कॉलम का दिया था, यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था, ये मैं आपको दोबारा वो नोट्स से बताती हूँ, ये लाइन पहले हम पढ़ते हैं। उससे क्या है कि जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं क्या होते हैं, प्राइमरी एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं। हमने पढ़ लिया डीसीएमएल में कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ने क्या करना है, वो जो मैकेनो रिसेप्टर्स था वो आपके डॉर्सल रूट गैंग्लिया के पास लेके आ रहा था। डॉर्सल रूट गैंग्लिया क्या होता है, बेसिकली सेल बॉडीज होती हैं प्राइमरी एफरेंट्स की डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड गैंग्लिया के अंदर, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो सिग्नल आता है वो कहाँ पे आता है, इन प्राइमरी एफरेंट्स के थ्रू डॉर्सल रूट गैंग्लियन में आता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन आर लोकेटेड इन द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम, रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर प्राइमरी एफरेंट्स एंड इन द रिले न्यूक्लियाई एंड ट्रांसमिट इनटू द थैलेमस। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो होता है वो आपका तब शुरू होता है जबकि वो साइनेप्स कर चुका होता है। Axons of the second order neuron may cross the midline in the relay nucleus in the spinal cord before they ascend into the thalamus. Therefore, sensory information originating from one side of the body ascends to the contralateral. क्यों वो contralateral करता है, क्योंकि वो डिकसेशन कर जाता है कौन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। जो आपका डीसीएमएल पाथवे था, ये देखें मैं दोबारा आपको ये यहाँ से बताती हूँ कि जो डीसीएमएल पाथवे था हमारा, उसमें जब आपकी प्राइमरी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इधर आ गया, इधर उसने यहाँ पे आके उसने इंफॉर्मेशन अपनी कलेक्ट की, यहाँ पे उसने साइनेप्स किधर किया है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ने पोस्टीरियर कॉर्ड के ऊपर, डॉर्सल कॉलम जो था स्पाइनल कॉर्ड का, यहां से आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ने अभी इप्सिलेटरल ही मूव करना है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ने डिकसेशन नहीं की, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ने सिर्फ प्राइमरी एफेरेंट है, उसे सिर्फ इंफॉर्मेशन कैरी करनी है इस डॉर्सल रूट गैंग्लियन से, और यहाँ वो ऊपर जाएगा, और यहाँ पे जब वो रिले कर जाएगा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के लेवल पे, वहां पे आके इसने साइनेप्स करना है। जब ये साइनेप्स कर लेगा तो इस फर्स्ट ऑर्डर को हम लोग सेकेंड ऑर्डर कह देंगे। यहां से ये कॉन्ट्रालेटरल हो जाएगा, और कॉन्ट्रालेटरल जब ये मूव करेगा डॉर्सल कॉलम के साथ तो ये इंफॉर्मेशन आपकी थैलेमस तक ले जाएगा। ये एग्जैक्ट इस डायग्राम की बात उसने यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे, कि वो रिले न्यूक्लियाई करेंगे, थैलेमस पे जाएंगे, एक्सॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्रॉस द मिड लाइन इन द रिले न्यूक्लियस इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड बिफोर दे असेंड टू द थैलेमस, ठीक है। फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ से आएंगे, वो थैलेमस से निकलेंगे, और थैलेमस से ये कहाँ जाएंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक जाएंगे। अब अगर तो वो आपके, और फिर आपकी जो है, जब वो हायर कॉर्टेक्स तक चला जाएगा तो वो हमारे पास कॉन्शियस परसेप्शन करवा देगा, उस स्टिमुलस को जो है वो कॉन्शियसली हम लोग परसीव कर लेंगे वो स्टिमुलस, ठीक है। इस सारे पाथवे की समझ आ गई है। लियंस हम लोग बाद में करेंगे कि जो डीसीएमएल का, एक तो टेबिस डॉर्सैलिस के साथ डीसीएमएल का एमसीक्यू आता है, और दूसरा जो इसका एमसीक्यू आता है वो रोमबर्ग साइन पॉजिटिव आईज क्लोज के साथ आता है। अगर आईज ओपन पे पेशेंट गिरा है तो उसकी सेरिबेलम का इश्यू है, और अगर लोअर एक्सट्रीमिटीज के साथ और मोटर के साथ स्नेरियो आएगा तो आपका कॉर्टिकोस्पाइनल है। ये वाला कल हमने सारे रिसेप्टर्स कर लिए थे, ये देखें। अब हमारे ये पाथवेज आ जाते हैं सोमेटोसेंसरी सिस्टम का। अब दोबारा नहीं आपको ये याद करना पड़े, यहीं पे अभी इसको याद करो। ये सारी मैंने उधर शॉर्ट लिस्टिंग वो बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है कि जो हमारा सोमेटोसेंसरी सिस्टम है वो कौन है, डॉर्सल कॉलम। सेंसेशंस लाइक फाइन टच, प्रेशर, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, इसका एमसीक्यू आता होता है कि टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन कौन कैरी करता है। वाइब्रेशन हो गया, प्रोप्रियोसेप्शन हो गया। बाकी हम लोगों ने कल फाइबर्स पढ़े थे कि जो आपका ये पाथवे है ये कौन बनाते हैं, ये फाइबर्स होते हैं जो कि आपके ग्रुप 2 फाइबर्स थे, ठीक है। अब ये कल वाला आपको शायद याद होगा, ग्रुप 2 फाइबर्स का हमने किया था। मैं आपको यहाँ से दोबारा दिखाती हूँ, ये देखें, ग्रुप 2 फाइबर्स, ये देखो, ये इसको मैं रोटेट कर रही हूँ, ये देखो, ये हमने ग्रुप 2 फाइबर पढ़ा था कल। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये सेंसरी है और ये डीसीएमएल है। अब समझ आई, रिलेट किया आपने कि टच, प्रेशर और ये जितने भी आपके अल्फा बीटा फाइबर्स हैं, स्टीरियोग्नोसिस फ्रॉम लिप्स है, चाहे आपको स्टीरियोग्नोसिस का स्नैरियो बन के आ जाए, चाहे आपको टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का स्नैरियो आ जाए, आपके आपकी ये फिंगर टिप्स में होनी चाहिए कि जो टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन ये डीसीएमएल ने कैरी करनी है, ठीक है। यहाँ पे भी आपकी सारी शॉर्ट लिस्टिंग हुई हुई है। टच है, प्रेशर है, सेकेंडरी मसल स्पिंडल है, ये सारी आपकी जो टू फाइबर्स हैं उन्होंने कैरी करना है, अल्फा बीटा ने कैरी करना है, ओके।
यहाँ से अब हम लोग आ जाते हैं, वही चीज उसने लिखी हुई है कि ग्रुप 2 फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं डीसीएमएल में। और आपका जो कोर्स है, प्राइमरी एफरेंट न्यूरॉन्स हैव सेल बॉडीज इन द डोर्सल रूट, देयर एक्सॉन्स ascend ipsilateral टू द न्यूक्लियस ग्रेसिलस एंड न्यूक्लियस क्यूटेनियस ऑफ मेड्यूला। मतलब के डोर्सल कॉलम ने स्पाइनल कॉर्ड पे साइनैप्स नहीं करना, उसने मेड्यूला के लेवल पे जाना है। मेड्यूला के लेवल पे उसके न्यूक्लियस ग्रेसिलस जो कि लोअर बॉडी से इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, और न्यूक्लियस क्यूनेटस जो कि अपर बॉडी से इंफॉर्मेशन लेके आएगा, उसके ऊपर जाके उसने मेड्यूला के लेवल पे कॉन्ट्रालैटरली असेंड करना है। ओके, फिर इसने थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन बनाना है और जहां पे आके वो साइनैप्स करेगा। एंटीरोलैटरल आपका टेम्परेचर और पेन लेके जाएगा, लाइट टच लेके जाएगा। अब इसमें कौन से फाइबर्स है, जिसने अब हमने कल अभी पढ़ा है कि जो टेम्परेचर है, पेन है, पेन कौन लेके जा रहा है, लाइट टच कौन लेके जा रहा है, इसमें जो फाइबर्स आते हैं वो ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के फाइबर्स आते हैं। और वो टर्मिनेट, अब एंटीरोलैटरल ने जो टर्मिनेट करना है वो उसने डॉर्सल हॉर्न के लेवल पे टर्मिनेट करना है। यहाँ पे उसके जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो क्रॉस करते हैं मिड लाइन इन द एंटीरोलैटरल। डीसीएमएल वाला आपका पोस्टीरियर पे गया था, इसने एंटीरियर लेवल पे जाना है, इसने एंटीरियर ऑफ स्पाइनल ट्रैक्ट के ऊपर जाना है, एंटीरोलैटरल पाथवे ने। हम्म, देखो, anterolateral second order neurons cross the midline to the anterolateral quadrant of the spinal cord and ascend to the contralateral thalamus, where they synapse on the third order neuron. Third order neuron ascend to the somatosensory cortex, where they synapse on the fourth order neuron। ठीक है, तो पहले इसने क्या करना है, इसके जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है उसने मिड लाइन एंटीरोलैटरल स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इसने मूव करना है, असेंड करना है कॉन्ट्रालैटरल थैलामस के ऊपर, एंटीरोलैटरल पाथवे ने यहाँ पे। ये देखिए, जो आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, इसके जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स हैं वही उसने लिखा हुआ है कि सी फाइबर्स और ए डेल्टा फाइबर्स बाईपास करेंगे और डॉर्सल रूट में एंटर होंगे। इन्होंने ये बेटा ध्यान से सुन लो कि देखो, इसका जो एंटीरोलैटरल का फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो भी स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हो रहा है। इसका जो साइनैप्स है ये इसने मेड्यूलरी डीकसेशन नहीं करनी, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट ने मेड्यूलरी डीकसेशन नहीं करनी। मेड्यूलरी डीकसेशन आपकी डीसीएमएल में होगी। मेड्यूलरी डीकसेशन पायरामिड्स के लेवल पे आपकी लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की होगी। और जो डीसीएमएल की लियन है उसकी जो डीकसेशन है वो न्यूक्लियस के लेवल पे होगी, न्यूक्लियस ग्रेसिलस और न्यूक्लियस क्यूनेटस के लेवल पे। और जो हमारा लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है इसकी डीकसेशन पायरामिडल लेवल पे होनी है। जबकि जो हमारा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो उसके प्राइमरी फाइबर्स भी, ये छोटा सा ट्रैक्ट है ना, मतलब कि ये जल्दी इंफॉर्मेशन, मतलब पेन की इंफॉर्मेशन है या कोई भी आपका क्रूड टच है, पेन है, टेम्परेचर है। देखो, अगर कोई गर्म चीज को पिक कर रहा है तो अब इतना टाइम नहीं है कि पहले आपके हायर सेंटर्स के पास जाए, मेड्यूला के लेवल पे जाए, वो स्पाइनल के लेवल पे ही जाता है। स्पाइनल के लेवल पे ही वो साइनैप्स करता है, स्पाइनल के लेवल पे ही वो डिकसेट करता है, और स्पाइनल के लेवल पे ही वो असेंड करता है कॉन्ट्रालैटरली। होप्स हो कि आपको ये जो लाइंस एक एक वर्ड लिखा हुआ है, अब इसके पीछे स्टोरी समझ आई होगी कि इसकी जो डिकसेशन है वो किस लेवल पे होनी है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की, और जो डीसीएमएल है उसकी डिकसेशन किस लेवल पे होनी है। ओके, नेक्स्ट आपके रिसेप्टर्स आ जाते हैं। ये जो ट्रैक्ट्स है ना, ये आप फर्स्ट एड से करना, मैंने सिर्फ आपको ये बीआरएस की थ्योरी बताई है, बाकी आपने जो रट्टा लगाना है वो आपने ये वाला टेबल रट्टा लगाना है, यहीं से एमसीक्यूज आएंगे। ये यहाँ से हमने बस समझने के लिए किया था। थैलामस के न्यूक्लियाई होते हैं, वो भी हम लोग वहां से पढ़ेंगे। अच्छा, इंफॉर्मेशन थैलामस में मैंने आपको बता दिया कि जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपकी वो थैलामस में जाती है, सिर्फ और सिर्फ ऑल्फेक्शन वाली नहीं जाएगी। ये बाकी सारी पेन की जो एंडिंग्स हैं वो आ गई। कल हम लोगों ने किया था कि जो फाइबर्स हैं, फास्ट पेन का फाइबर कौन कैरी करेगा और स्लो पेन का फाइबर कौन कैरी करेगा। फास्ट पेन ग्रुप 3 फाइबर्स कैरी करेंगे, रैपिड ऑनसेट होगा, ऑफसेट होगा, और जो स्लो पेन जो कि हमारी सब्सटेंस
पी उसकी थी वो आपके सी फाइबर्स कैरी करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एमसीक्यू आपको आ जाता है कि बर्निंग पेन है, एकिंग है, थ्रोबिंग पेन है, जो कि पुअरली लोकलाइज्ड पेन है, वो कौन से फाइबर्स कैरी करते हैं, तो वो आपके सी फाइबर्स कैरी करते हैं। ये देखो यहाँ पे हमने कल पढ़ा था, ये देखो यहाँ पे जो आपके डिटेक्ट फास्ट पेन करेगा वो ग्लूटामेट कैरी करेगा और वो थ्री फाइबर कैरी करेगा। जो आपकी फास्ट पेन है, जो सी फाइबर ने कैरी करना है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक और फोर रिसेप्टर फोर कैरी करेगा। वार्मथ, इचिंग, टिकल, अब एकिंग पेन आ जाए, बर्निंग का सिनेरियो आ जाए, तो आपने सी फाइबर्स को टिक करना है। ओके, ये वाली लाइन हमारी क्लियर होगी। आगे बाकी ये रेफर्ड पेन क्या है, अब हम लोग मसल स्पिंडल को और वो करते हैं। अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि जो आपके मसल्स होते हैं ना, मसल्स के अंदर एक उनका एक रिसेप्टर होता है जिसने आपके अनकॉन्शियसली आपकी लेंथ को, मसल की लेंथ को, मसल की टेंशन को डिटेक्ट करना होता है, और उस रिसेप्टर को हम लोग कहते हैं मसल स्पिंडल। चाहे लेंथ, चाहे इसने लेंथ को भी डिटेक्ट करना है, इसने चेंज इन लेंथ को भी डिटेक्ट करना है। अब मसल स्पिंडल्स का मैं हम पढ़ लेते हैं। मसल स्पिंडल आई गेस ऊपर है। यहां तक तो आपको सारी समझ आ गई है ना। ये सारे आपके मैकेनो रिसेप्टर्स आपने याद करने हैं। अब पता लग गया कि जो जितने भी मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, अगर तो वो कौन कैरी करता है, डीसीएमएल पाथवे कैरी करता है। यहाँ से मैकेनो रिसेप्टर्स के आगे टाइप है। सबसे पहले पेसिनियन कॉर्पसल, ये वाला टेबल इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको करवाती हूँ यहाँ से, नोट से करवाती हूँ। वहां पे ये सारे इसके साथ एमसीक्यूज भी लिखे हुए हैं। ओके, ठीक है, ये सारा हमने कल पढ़ लिया था। ये सारा जो कौन से एमसीक्यूज हैं, कौन जी क्यू प्रोटीन, जी एस प्रोटीन, ये भी सारा हमने देख लिया था। रिसेप्टर्स का पाथवे मैकेनिज्म, ये कल रिसेप्टर्स भी हो गए थे हमारे। यहाँ से ये वाले सारा बॉक्स हमने कर लिया है। ये फास्ट पेन कौन कैरी करेगा, पेन एंड टेम्परेचर, अनमाइलिनेटेड जो सी फाइबर्स हैं वो नोसिसेप्टर्स कैरी करेंगे। आज ये मैंने आपको सारा बता दिया है कि जो ट्रांसड्यूसर्स हैं उन्होंने आपका रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट करना होता है। ओके, अब ना हम लोग करने लगे हैं ये वाला बॉक्स, मैकेनो रिसेप्टर्स की टाइप। अच्छा, अब जो एमसीक्यू आता है ना आपको, वो आता है वाइब्रेशन का। क्योंकि इसमें जो बाकी रिसेप्टर्स हैं, वो पहला आपको पता होना चाहिए कि जो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है वो आपका पेसिनियन कॉर्पसल कैरी कर रहा है, ठीक है। अब जो जो ये क्या है, एक फेजिक टाइप रिसेप्टर है और ये रैपिडली अडेप्टिंग है। याद कैसे करना है, जो निमोनिक है, जो हम जैसे हम याद करते हैं, सबसे पहले जो पिसता है ना, जो पिसता है इंसान, जो जितना पिसता है वो उतना रैपिडली अडेप्ट करना सीख जाता है। तो वहां से आपने याद करना है कि जो पेसिनियन कॉर्पसल है और जो मीसने लोग होते हैं वो जल्दी से अडेप्ट कर लेते हैं, जैसी सिचुएशन होती है वो वैसे बन जाते हैं। तो वहां से आपने याद करना है कि जो दो रिसेप्टर्स आपके ऐसे हैं जो कि रैपिडली अडेप्टिंग है, एक जो पिस रहा है और दूसरा जो मीसना है। ओके, दूसरा आ जाता है कि सेंसेशंस ये किस तरह की कैरी करेंगे। जो पेसिनियन कॉर्पसल्स होते हैं ये आपकी सबक्यूटेनियस स्किन के अंदर प्रेजेंट होती हैं और अनमाइलिनेटेड नर्व एंडिंग्स होती हैं, इसीलिए ये हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को कैरी करेंगे और टैपिंग मूवमेंट को कैरी करेंगे। और फेजिक टाइप है इसकी, पी से पेसिनियन, पी से फेजिक, रैपिडली अडेप्टिंग, और हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को ये कैरी करेंगे। लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को मीजनर कॉर्पसल्स कैरी करते हैं और ये नॉन हेयरी स्किन पे प्रेजेंट होते हैं, वेलोसिटी को कैरी करते हैं जो और रैपिडली अडेप्टिंग है। अब एमसीक्यू आता है कि जो रूफिनी कॉर्पसल्स हैं इनका लार्ज रिसेप्टिव फील्ड है, एनकैप्सुलेटेड है, और ये क्या कैरी करते हैं, प्रेशर कैरी करता है, ठीक है। और ये स्लोली अडेप्टिंग होती हैं। मार्कल डिस्क भी ट्रांसड्यूसर्स हैं। ट्रांसड्यूसर कौन थे,
ट्रांसड्यूसर्स वो चीजें हैं, वो है जो आपके सेंसरी सिग्नल्स को रिसेप्टर पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल ट्रांसडक्शन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो जो मार्कर डिस्क होते हैं हमारे, वो स्लोली अडेप्टिंग है और वो हमारी लोकेशन की जो सेंसेशंस है उसको कैरी करते हैं। ठीक है, ये एज इट इज याद करना है। अब इसका एमसीक्यू कैसे आएगा? एक तो आपको हाई वेलोसिटी के साथ एमसी हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के साथ एमसीक्यू आता है। दूसरा आता है कि स्टेडी प्रेशर इज डिटेक्टेड बाय रूफिनी कॉर्पसल्स। ठीक है, जो स्टेडी प्रेशर है, ये देखो ना प्रेशर लिखा हुआ है, और ये एमसीक्यू है कि स्टेडी प्रेशर इज डिटेक्टेड बाय रूफिनी कॉर्पसल्स, और जो नोसिसेप्टर्स होते हैं वो नॉन एडेप्टिंग होते हैं। अगर रूफिनी की शॉर्टलिस्टिंग ये है कि वार्म, स्टेडी प्रेशर और हाई स्टैटिक प्रेशर जो है वो कौन कैरी कर रहा है? रूफिनी कॉर्पसल्स कैरी कर रहे हैं। इनका लार्ज रिसेप्टिव फील्ड होता है और ये स्लोली अडेप्टिंग होते हैं। ठीक है, प्रेशर इसीलिए इन्होंने जो है जो सेंसेशंस ये एनकोड करती हैं वो प्रेशर है। ठीक है, ये सिर्फ रिसेप्टर्स के बुलेट पॉइंट्स हैं, यहां से यही आएगा। ओके, अगेन एन एमसीक्यू, द लार्जेस्ट एरिया रिप्रेजेंट्स हिमनक्लस, जो हमारा सेंसरी हिमनक्लस होता है उसके उसने क्या कि जो सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स है उसके ऊपर, हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ऊपर S1 और S2 प्रेजेंट होता है। S1 है सोमेटोटॉपिक रिप्रेजेंटेशन है सिमिलर टू दैट इन थैलेमस। अब ये कह लो कि एक बॉडी का पूरा मैप है जो कि हमारे कॉर्टेक्स के प्रेजेंट होता है कि फेस की सेंसेशन कौन कैरी करेगा, हैंड्स की सेंसेशन, और इसके ऊपर जो लार्जेस्ट एरिया है वो कौन है? फेस, हैंड्स और फिंगर्स है, वेयर प्रिसाइज लोकलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। कल ये हमने एमसीक्यू कर लिया था कि जो फास्ट पेन है वो जो डेल्टा फाइबर्स कैरी करते हैं। यहाँ पे फास्ट पेन का मतलब होता है कि लोकलाइज्ड पेन, और जो स्लो फाइबर्स होते हैं वो सी फाइबर्स होते हैं और वो स्लो पेन कैरी करते हैं और सब्सटेंस पी रिलीज करते हैं। यहां तक सारा क्लियर हो गया? अब हम लोग मसल सेंसर्स की तरफ चलें। एक मेजर चंक हमने कंप्लीट कर लिया है, ये आपने हर जगह से कंपाइल करके, और ये आपने यहीं पे आज हमने न्यूरोफिजियो खत्म कर देनी है। ओके, सो अब हम लोग ना मसल सेंसर स्टार्ट करते हैं। मसल स्पिंडल्स के अंदर क्या होता है कि ग्रुप 1A और 2A फ्रेंड्स होते हैं। ये कल हमने उस बॉक्स से किया था, यहाँ से ये ग्रुप 1A और 2A फ्रेंड्स होते हैं, अरेंज्ड इन पैरेलल विद एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स। दे डिटेक्ट बोथ स्टैटिक एंड डायनामिक चेंजेस इन द मसल लेंथ। देखो स्पिंडल में L आ रहा है, यहाँ पे इसने क्या डिटेक्ट करना है? मसल लेंथ डिटेक्ट करनी है। गोल्जी टेंडन में T आ रहा है, इसने मसल टेंशन डिटेक्ट करनी है। ठीक है, और जो मसल टेंशन को डिटेक्ट करते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं कि ये रिसेप्टर्स होते हैं मसल स्पिंडल्स भी। ये एमसीक्यूज है सारे, रफी जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मसल स्पिंडल पे एमसीक्यू आना ही आना है कि ये क्या डिटेक्ट करते हैं, चाहे चेंज इन लेंथ है, डायनामिक चेंजेस, चाहे स्टैटिक लेंथ है, ये मसल लेंथ की स्पिंडल्स डिटेक्ट करते हैं। और जो मसल टेंशन है, फॉर एग्जांपल कि अगर एक मसल है उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है और उसकी लेंथ चेंज हो रही है, तो ये आपके मसल स्पिंडल डिटेक्ट करेंगे। अब उस कॉन्ट्रैक्शन को, उसकी टेंशन को रिलीज करवाने के लिए गोल्जी टेंडन ऑर्गन एक्टिवेट हो जाएगा। तो मसल सेंसर्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। मसल स्पिंडल्स बेसिकली जो होते हैं पैरेलल में अरेंज हुए होते हैं, एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स होते हैं। दे डिटेक्ट बोथ स्टैटिक एंड डायनामिक चेंजेस इन मसल लेंथ। याद हो गया, मसल स्पिंडल ने मसल लेंथ को डिटेक्ट करना है। जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन है, जीटीओ क्या है? ग्रुप 1B। मसल स्पिंडल में 1A और 2A फ्रंट है, इसके अंदर 1B है। 1B आर अरेंज्ड इन द सीरीज, और उसने मसल टेंशन को डिटेक्ट करना है। ठीक है, अब जैसे मर्जी रट्टा लगाओ इसको, बस अब ये दोबारा ना आपको याद करना पड़े कि जो मसल टेंशन है वो ग्रुप 1B लेके जा रहा है।
ठीक है। आप चाहे इसको ऐसे याद करो कि जो भी बी ग्रेड के लोग होते हैं उनको हर टाइम टेंशन रहती है, वो चाहे याद करो, चाहे स्टैटिक और डायनामिक लेंथ से याद करो। बस जीटीओ जो है वो आपका ग्रुप 1 बी एफरेंट्स है और इन्होंने मसल टेंशन डिटेक्ट करनी है। पेसिनियन कॉर्पसल्स ग्रुप 2 एफरेंट्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मसल्स एंड दे डिटेक्ट, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इसने पेसिनियन ने जो पिस्ता है वो क्या है, फेजिक है, वो रैपिडली अडेप्ट करता है और वो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन डिटेक्ट करते हैं और वो क्या होते हैं, ग्रुप 2 एफरेंट। अब ये देखो, प्रेशर के साथ आ गया ग्रुप 2 एफरेंट, यहां लेंथ के साथ आ गया ग्रुप 2 एफरेंट। ठीक है। उसके बाद फ्री नर्व एंडिंग्स हैं इसमें ग्रुप 3। आप ये देखो, अच्छी बात ये है कि ये एक ही चीज है जो कि बार बार यहाँ पे जो, अगर आप यहीं से ये याद कर लोगे ना, ये वाली शॉर्ट लिस्टिंग आप याद कर लोगे, तो फिर आपको वो वहां से दोबारा दोबारा वो चीजें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। जो भी हमने पढ़े हैं कि रिसेप्टर्स आ रहे हैं, वो सारे रिसेप्टर्स यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं। सी फाइबर है, सी है, टिकलिंग है, सब्सटेंस भी। ग्रुप 4 आए तो सी फाइबर, ग्रुप 3 आए तो ए डेल्टा फाइबर। ए डेल्टा फाइबर कैरी फास्ट पेन, ए अल्फा फाइबर लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट, ए डेल्टा फाइबर कैरी फास्ट पेन। ओके। सो अब मैं बार बार शॉर्ट लिस्टिंग पे नहीं आ रही, शॉर्ट लिस्टिंग हम मैंने आपको कल सारी दिखा दी थी, वो वहीं से आप कर लेना। अब बस हम लोग अपने मसल स्पिंडल्स का करते हैं कि जो मसल स्पिंडल है उसने क्या डिटेक्ट करना है, डायनामिक और स्टैटिक मसल लेंथ, और जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन है उसने टेंशन डिटेक्ट करनी है। अब जो होता है ना इसका एक जो बॉक्स आप याद कर लो, उससे फिर आपको सारा ये मसल स्पिंडल समझ आ जाएगी। बाकी ये रहा बॉक्स, यहां से आपने याद करना है, ये सारे एमसीक्यूज हैं। दिस वन। ओके। सो फर्स्ट आप देखो कि जो हमारे मसल रिफ्लेक्सेस है ना, उनमें फर्स्ट रिफ्लेक्स आ जाता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स। मतलब स्टिमुलस क्या है कि आप मसल को स्ट्रेच कर रहे हो। अब स्ट्रेच करने का क्या मतलब है कि आप मसल की लेंथ को चेंज कर रहे हो। जाहिर सी बात है, जब मसल ने स्ट्रेच होना है तो लेंथ चेंज होगी, लेंथ चेंज होगा तो कौन एक्टिवेट होगा, मसल स्पिंडल। ओके। तो इसका जो रिस्पॉन्स है, मसल स्पिन जब मसल स्ट्रेच होता है तो स्पिंडल ने क्या करवाना है कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, और गोल्जी टेंडन ने आपकी टेंशन रिलैक्स करनी है, उसने रिलैक्स करना है मसल को। वो रिलैक्सेशन ऑफ मसल करेगा, 1 बी फाइबर्स उसके पास होंगे, उसका जो स्टिमुलस है वो आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। चाहे आपको नी जर्क का एमसीक्यू आए, स्ट्रेच रिफ्लेक्स का एमसीक्यू आए, ये मोनोसाइनेप्टिक होते हैं। जितने भी आपके जो विदड्रॉल रिफ्लेक्स होते हैं वो पॉलीसाइनेप्टिक होते हैं। अगर आपने एग्जैक्ट ऐसे एमसीक्यू आता है कि आपने अगर एक कोई भी गर्म चीज है उसको आपने पकड़ा है, तो वो कौन सा जो रिफ्लेक्स है वो क्या होगा, विथड्रॉल रिफ्लेक्स, वो पॉलीसाइनेप्टिक होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वो जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट था, जल्दी जल्दी उन्होंने जो है वहीं पे स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे साइनेप्स करना है और पेन को डिटेक्ट कर लेना है। जबकि जो हमारे ऊपर डीसीएमएल की पाथवेज की लियंस थी, जो डीसीएमएल की सेंसेशंस थी, वो हायर कॉर्टेक्स पे जाया करेंगी। तो यहाँ पे अब आपने याद रखना है कि जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन रिफ्लेक्स होता है, इसको हम लोग क्लैस्प नाइफ रिफ्लेक्स भी कहते हैं, ये डाइसाइनेप्टिक होता है। और इसका जो स्टिमुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा जो है मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब एमसीक्यू में आपको आ गया कि एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो आपका कौन सा जो है रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मसल के ऊपर टेंशन आई है, टेंशन को हमने रिलैक्स करना है, तो ये गोल्जी टेंडन ऑर्गन स्टिमुलेट हुआ है। ठीक है। अगर आपको आ जाए कि चेंज इन लेंथ हो रही है तो मसल स्पिंडल हुआ है। ओके। यहाँ पे अगेन वही बात के जो पेन की सेंसेशन है वो 2, 3 और 4 कैरी करता है, जो कैरिड बाय फ्री नर्व एंडिंग्स। ठीक है। इप्सिलैटरल फ्लेक्शन एंड कॉन्ट्रालैटरल एक्सटेंशन। अब हम लोग पाथवे करते हैं कि एग्जैक्ट होता क्या है जब आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। ओके। सो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि जो मसल्स फाइबर्स होते हैं, एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स होते हैं, कि जो इनर्वेट होते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन से, प्रोवाइडेड द फोर्स ऑफ मसल
कॉन्ट्रैक्शन। और जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं एंड दे आर इनर्वेटेड बाय गैमा मोटर न्यूरॉन्स एंड कैप्सुलेटेड होते हैं इन द शीथ फ्रॉम एंड फॉर्म मसल स्पिंडल। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका मसल स्पिंडल है उसके अंदर आपके इंट्राफ्यूजल फाइबर्स भी हैं और जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं और इसके अंदर क्या है, गैमा मोटर न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, रन इन पैरेलल विद एक्स्ट्रा फ्यूजल फोर्स बट नॉट इन द एंटायर लेंथ एंड दे आर टू स्मॉल टू जनरेट सिग्निफिकेंट फोर्स। ठीक है, जो गैमा मोटर न्यूरॉन्स हैं वो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवा सकते, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो आपकी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को सप्लाई, फोर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन आपकी अल्फा मोटर न्यूरॉन्स की वजह से हो रही है। ये एमसीक्यू है कि फोर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कौन प्रोवाइड करता है, तो वो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स प्रोवाइड करते हैं। ये यहीं से यहीं पे ये याद करो। अब हम लोग करेंगे कि जो मसल स्पिंडल है वो क्या होता है। मसल स्पिंडल बेसिकली आपके स्मॉल एंड कैप्सुलेटेड फाइबर्स होते हैं जो आपके पूरे मसल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मसल है ना, तो अब मसल के अंदर जो एक रिसेप्टर है जो कि उसकी सारी चीजें डिटेक्ट कर रहा है, उस रिसेप्टर को हम लोग क्या कहते हैं, मसल स्पिंडल। मसल स्पिंडल के दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक न्यूक्लियर बैग होता है। न्यूक्लियर बैग क्या डिटेक्ट करता है, रेट ऑफ चेंज इन द मसल लेंथ, फास्ट डायनामिक, इनर्वेटेड बाय ग्रुप 1A एंड न्यूक्लियाई बैग रीजन। जो चेन होती है वो आपकी स्टैटिक फाइबर्स को डिटेक्ट करती है, इनर्वेटेड बाय ग्रुप 2 एंड दे आर मोर न्यूमरस एंड न्यूक्लियाई इन द, ये इनकी रोज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें से एमसीक्यू नहीं बनता है लेकिन ये वैसे आपने बस ये याद रखना है कि अगर आपको बैग का फाइबर आए, अगर आप डायनामिक चेंजेस अपने करोगे तो आप न्यूक्लियर बैग फाइबर्स वो डिटेक्ट करेंगे, अगर आप स्टैटिक चेंजेस करोगे तो वो न्यूक्लियर चेन फाइबर्स डिटेक्ट करेंगे। अब याद कैसे करना है कि आपको दोबारा याद ना करना पड़े। जो भी इंसान स्टेटस कॉन्शियस होता है वो चेन्स पहनता है, तो वहां से आपने याद करना है कि जो हमारे न्यूक्लियर चेन फाइबर्स हैं वो आपके स्टैटिक चेंजेस इन मसल लेंथ को डिटेक्ट करते हैं, और जो आपके डायनामिक चेंजेस होते हैं वो आपके न्यूक्लियर बैग डिटेक्ट करते हैं। ओके, अब आ जाता है हाउ मसल स्पिंडल वर्क। ये जितनी दफा भी इसकी रीडिंग कर लो कम है, इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि आपकी ना मसल लेंथ इंक्रीज होती है। कोई भी आपने मसल को क्या कहते हैं स्टिमुलस दिया है, मसल को आपने स्ट्रेच किया है, तो आपकी जो है मसल लेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, सेंसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द मसल लेंथ इज कैरिड बाय 1A, जो कि वेलोसिटी, एक ही चीज बार बार उन्होंने बताई हुई है कि 1A वेलोसिटी कैरी करेगा, ग्रुप 2 जो है वो स्टैटिक कैरी करेगा। एफरेंट फाइबर्स से हमारे पास क्या हो गई, सेंसरी इंफॉर्मेशन कैरी हो गई। एफरेंट फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं और वो आगे उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करके वहां पे लेके जाते हैं जिसने आपके आगे जो है कह लो कि फंक्शन प्रोड्यूस करना होता है। एफरेंट फाइबर्स आपकी सिर्फ और सिर्फ सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये जो न्यूक्लियर बैग फाइबर्स थे, अभी हमने ऊपर पढ़ा, चेन कौन पहनते हैं, जो स्टैटिक फाइबर स्टैटिक चेंज लेंथ को डिटेक्ट करेंगे, और जो न्यूक्लियर बैग फाइबर्स होते हैं वो इस तरह प्रेजेंट होते हैं, वो आपके प्लेट एंड्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे, और न्यूक्लियर बैग फाइबर्स आपके डायनामिक चेंजेस को डिटेक्ट करेंगे। अब ये एमसीक्यू है, एज इट इज लाइन। When a muscle is stretched, length, the muscle spindle also stretch. Stimulating muscle spindle में कौन कौन से फाइबर्स हैं, 1A एंड ग्रुप 2। ठीक है, अब स्टिमुलेशन ऑफ ग्रुप 1A efferent stimulate alpha motor neuron in the spinal cord. This stimulation carries the contraction and shortening of muscle. Thus, original stretch is opposed and muscle length is maintained. चाहे change in muscle length है, चाहे स्टैटिक मसल लेंथ है, लेंथ आपकी मसल स्पिंडल ने कैरी करनी है, स्पिंडल ने मसल लेंथ कैरी करनी है, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अल्फा मोटर न्यूरॉन्स ने करवानी है। अल्फा मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं, जो अल्फा मेल्स होते हैं, उनके अंदर इतनी पावर होती है। अल्फा मेल से आप याद कर लो कि जैसे अल्फा मेल होता है, इस तरह जो अल्फा मेल है, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स हैं, वो आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो बाकी जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स में जो गैमा मोटर न्यूरॉन्स हैं,
वो स्मॉल होते हैं, वो सिग्निफिकेंट फोर्स नहीं डिटेक्ट करते, लेकिन एट द एंड इन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन से, इन दोनों के मिलने से मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स, अब एमसीक्यू आएगा कि मसल कॉन्ट्रैक्ट की है, स्टिमुलेशन हुई है, मसल लेंथ कैसे मेंटेन होगी, कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी, अल्फा मोटर न्यूरॉन से, अल्फा मोटर न्यूरॉन के स्टिमुलस से आपकी कॉन्ट्रैक्शन होगी। उसके बाद ये लाइन पढ़ो, कहते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन एंड ये स्लाइड क्यों अटक गई है? यहां तक सब कुछ क्लियर हुआ है वैसे आपको? ये वाली जो लाइन है ना अल्फा मोटर न्यूरॉन्स वाली, ये इंपॉर्टेंट है। ये नी जर्क वाला हमने सारा टेबल से कर लिया, ये टेबल से आपने करना है। ये कहते हैं गैमा मोटर न्यूरॉन। अब गैमा गैमा साहब ने क्या करना है, इन इंट्राफ्यूजल एट द एंड, इससे क्या क्या इनर्वेट इंट्राफ्यूजल फाइबर एडजस्ट द सेंसिटिविटी ऑफ द मसल स्पिंडल सो दैट इट रेस्पॉन्ड अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद है जी अल्फा मोटर न्यूरॉन एंड गैमा मोटर न्यूरॉन आर को एक्टिवेटेड सो दैट मसल स्पिंडल रिमेन सेंसिटिव टू द चेंज इन द मसल लेंथ ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। एमसीक्यू क्या लिखा हुआ है कि इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन डिसेंडिंग पाथवे कॉज एक्साइटेशन ऑफ बोथ अल्फा एंड गैमा मोटर न्यूरॉन। ओके, आगे यही वाला है सारा, कि जब भी आपका अल्फा मोटर न्यूरॉन स्टिमुलेट होता है, अल्फा मोटर न्यूरॉन आपके बेसिकली क्या होते हैं, ग्रुप 1A एफरेंट होता है। स्टिमुलस आपको क्या आया है, मसल आपका स्ट्रेच किया है, चेंज इन लेंथ हुई है, लेंथ मसल स्पिंडल को डिटेक्ट करेगा, अल्फा मोटर न्यूरॉन स्टिमुलेट होंगे। जैसे ही अल्फा मोटर न्यूरॉन स्टिमुलेट होंगे तो साइनर्जिस्टिकली आपके क्या होंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अल्फा मोटर न्यूरॉन और गैमा मोटर न्यूरॉन के एक्साइटेशन से, और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ आपकी मेंटेन हो जाएगी। नी जर्क पे क्या होता है कि जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन होता है वो क्या करता है, गोल्जी टेंडन ऑर्गन बेसिकली एक्टिवेट करता है मसल, एक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करती है गोल्जी टेंडन ऑर्गन। जीटीओ जो है वो 1B है, और 1B जो एफरेंट्स होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं। देखो, जब भी आपका मसल टेंस्ड है तो जाहिर सी बात है उस मसल को रिलैक्स करने के लिए उस कुछ इनहिबिटरी न्यूरॉन्स चाहिए। वो जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स है वो जीटीओ है। ठीक है, तो जीटीओ ने आपके मसल को रिलैक्स करवाना है। दे दीज इंटर न्यूरॉन इनहिबिट अल्फा मोटर न्यूरॉन। अल्फा मोटर न्यूरॉन अगर स्टिमुलेट होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगी, अल्फा मोटर न्यूरॉन इनहिबिट होगा तो रिलैक्सेशन होगी। ओके, आगे ये क्लास नाइफ रिफ्लेक्स आ जाता है कि हम लोग कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स जो होते हैं, जो अभी हमने पढ़ा था कि जो मैंने आपको एक एमसीक्यू कराया था, अगर आपको भी याद हो, अभी अभी हमने एमसीक्यू किया था जिसमें अपर मोटर न्यूरॉन पॉजिटिव था, उसकी लियंस पॉजिटिव थी, तो उसमें हमने कहा था कि कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स, ये आता होता है कि जो अपर मोटर न्यूरॉन की लियन है वो किस ट्रैक्ट की वजह से हुई है। आपका जो क्लोनस पॉजिटिव है वो कौन से ट्रैक्ट के लियन की वजह से पॉजिटिव है, तो वो आपका कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के लियन की वजह से पॉजिटिव है। कहता है इफ द आर्म इज हाइपरटोनिक इंक्रीज इन द सेंसिटिविटी ऑफ मसल स्पिंडल इन द एक्सटेंसर कॉजेज द रेजिस्टेंस, और इवेंचुअली आपका क्या होगा कि गोल्जी टेंडन एक्टिवेट हो जाएगा और वो जो है आपको रिलैक्सेशन, जो आपको रिलैक्स कर देगा, टेंशन को खत्म कर देगा। बाकी ये एमसीक्यू है, मैंने आपको बता दिया कि गर्म चीज पकड़ ली है, विदड्रॉल रिफ्लेक्स पोलीसाइनेप्टिक होता है, पोलीसाइनेप्टिक के साथ साथ ये फ्लेक्शन होती है एप्सिलैटरल साइड पे और एक्सटेंशन होती है। ये इसके जो ग्रुप हैं वो ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 है। ओके, ये इसकी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं समेशन की, कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। उसके बाद आ जाती है रिकरेंट इनहिबिशन। जो रेनशॉ सेल्स हैं वो इनहिबिटरी सेल्स हैं जो कि वेंट्रल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होंगे, और ये इनहिबिटरी न्यूरॉन्स हैं, रेनशॉ सेल्स हैं जो। ओके, यहां से एमसीक्यू आता है
अच्छा, अब हमने ना काफ़ी पोर्शन कवर कर लिया है। ये सारे ट्रैक्स हैं, इनमें मैं सिर्फ़ आपको एमसीक्यू पॉइंट कराऊँगी और ये आपका न्यूरो फिजियो कंप्लीट हो गया है। ये यहाँ तक आपको समझ आई है, बस अब थोड़ा-सा पार्ट रह गया है, जो ट्रैक्स का पार्ट रह गया है। बाकी बीआरएस से आपने इतना ही करना है। ओके। अच्छा, अब ना ये आपको आना चाहिए रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट का और मेड्यूलरी पोंटाइन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट और मेड्यूलरी रेटिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। जो हमने फर्स्ट एड में बॉक्सेस किए हैं वो हमारे मेजर पाथवेज हैं, लेकिन उन पाथवेज के अलावा भी पाथवेज होते हैं जो हमने मोटर सेंटर्स होते हैं और मोटर पाथवेज होते हैं। इनको बेसिकली पिरामिडल ट्रैक्ट्स कहते हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिकोबल्बर को। जब हम लोग करेंगे ना न्यूरो एनाटमी, उसमें आपने बल्बर पॉलिसी पढ़ेंगे आप लोग। बल्बर पॉलिसी के अंदर कौन सा ट्रैक्ट इन्वॉल्व है? कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिकोबल्बर। वो पास करता है मेड्यूलरी पिरामिड से। अभी हमने जो बॉक्स में किया था, जो यहाँ पे हमने किए हैं ट्रैक्ट्स, ये वाला ट्रैक्ट लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ये पिरामिडल ट्रैक्ट होते हैं। अब हम लोग एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, जो कि हमारे पास कौन सा ट्रैक्ट है? जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा पिरामिडल में रूब्रोस्पाइनल आ जाता है और पोंटो रेटिक्यूलोस्पाइनल आ जाता है। अच्छा, अब रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट का आपने क्या वर्ड याद करना है कि रूब्रोस्पाइनल रेड न्यूक्लियस के ओरिजिनेट होगा और प्रोजेक्ट इंटरन्यूरॉन इन द लेटरल स्पाइनल कॉर्ड एंड स्टिमुलेशन प्रोड्यूस फ्लेक्सर्स। बस एक वर्ड याद कर लो, स्टिमुलेशन ऑफ फ्लेक्सर्स, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड इनहिबिशन ऑफ एक्सटेंसर्स। फिर आ जाता है पोंटाइन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। पोंटाइन रेटिकुलो एज द नेम इंडिकेट, पॉन से आएगा और स्पाइनल ट्रैक्ट के ऊपर ये प्रोजेक्ट करेगा। वेंट्रोमीडियल के अंदर, वेंट्रोमीडियल स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पोंटो स्पाइनल ट्रैक्ट है। ये एक क्या है? जनरल सेंसेशन एक्साइटेशन की या स्टिमुलेशन की, बोथ एक्सटेंसर्स और फ्लेक्सर्स, इन दोनों की इंफॉर्मेशन और एक्साइटेटरी इंफॉर्मेशन पोंटाइन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट लेके जाता है। जो फ्लेक्सर्स की इंफॉर्मेशन होगी वो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। कोई भी आपको लियन दे गई है और आपको ये कह लो कि क्या गया कि पेशेंट वो डेक्रेबेट रिजिडिटी हो गई है एक पेशेंट को, तो फ्लेक्सर्स उसके स्टिमुलेट हुए हुए हैं, तो कौन से ट्रैक्ट के लियन है? तो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट के लिए है। अगर आपको आ जाए कि एक्सटेंसर्स एक्टिवेट हुए हैं, तो वो पोंटाइन रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट एक्टिवेट हुए हुए हैं। ओके। अब आगे आ जाता है मेड्यूलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। मेड्यूलर, ये फ्लेक्सर मसल की जो फ्लेक्सर मसल्स जो ग्रेविटी मसल्स होते हैं, वो हमने रूब्रोस्पाइनल से याद करना है। और ये एंटी ग्रेविटी जो मसल्स होते हैं वो लेटरल वेस्टिब्यूलोस्पाइनल ट्रैक्ट होते हैं। ये सिर्फ आपने अपनी इंफॉर्मेशन के लिए कि कहीं एमसीक्यू ना आ जाए और आपको कम से कम एक एक वर्ड पता हो, ये रीड करना है। अदरवाइज इसमें से इतना एमसीक्यू नहीं आता, बस रूब्रोस्पाइनल का आता है। आपको वो पता होना चाहिए कि वो आपके फ्लेक्सर्स को डिटेक्ट करता है। ओके। अब ये आपकी ना ट्रांसेक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आ गई हैं। पहला जो आपका क्लिनिकल केस आता है ना, वो पैराप्लेजिया का आता है। अच्छा, इस दफा 2025 में ना स्पाइनल शॉक का एमसीक्यू आया हुआ था। स्पाइनल शॉक का पहले हम लोग ये कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब बेटा, जब भी आपको ऐसा एमसीक्यू आए ना कि एक पेशेंट है, उसकी ट्रांसेक्शन हो गई या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, एकदम से ना जो उसके मसल्स हैं वो क्या हुए हैं, वो एकदम से उसके जो मसल्स हैं वो फ्लैसिड हो गए हैं और बाद में विद टाइम उसके जो मसल्स हैं वो रिजिड हो गए हैं। तो वो आपने कहना है कि ये स्पाइनल शॉक का सिनेरियो है। सबसे पहले क्या होता है कि इमीडिएटली आफ्टर द ट्रांसेक्शन देर इज अ लॉस ऑफ एक्साइटेटरी इन्फ्लुएंस फ्रॉम अल्फा मोटर न्यूरॉन एंड गैमा मोटर न्यूरॉन, लिम्स बिकम फ्लैसिड एंड रिफ्लेक्सेस आर एब्सेंट। विद टाइम partial recovery and return of reflexes and even hyperreflexia। तो जब भी एक ऐसा स्नैरियो आएगा तो ये स्पाइनल शॉक का स्नैरियो है। फिर पैराप्लेजिया का एमसीक्यू आता है कि लॉस ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स है बिलो द लेवल ऑफ लियन, वो इंटरप्शन ऑफ डिसेंडिंग पाथवेज है ऑफ द मोटर सेंटर इन द ब्रेन स्टेम एंड हायर सेंटर्स।
ये पैराप्लेजिया की बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इसमें क्या होता है कि आपकी वॉलंटरी मूवमेंट्स आपकी लॉस हो जाती हैं। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ सीएसएफ एंड ब्लड कंसंट्रेशन। अच्छा, ये भी मैं आपको भी बताती हूँ। मेरी पहले आप ये बात सुनो कि ये जितनी भी आपने थ्योरी पढ़ी है ना, अब आपने अपना टाइम नहीं वेस्ट करना इसको दोबारा पढ़ने में। अगर अभी आपने मेरे साथ 2 घंटे लगा लिए हैं तो मोर देन इनफ है। सिर्फ आपने इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग दी हुई है ना, आपने उसको रटना है। ठीक है, ये जो आपका जैसे अब ये वाला एक टेबल है, इसकी मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूंगी। ये यहीं से यहाँ पे जितने भी आपके एमसीक्यूज हैं ये यहाँ पे मार्क हैं। उसके बाद आपने ये जो फर्स्ट हमने किया है ना, ये वाला टेबल, इसके ऊपर आपके सारे एमसीक्यूज मार्क है। बीआरएस की अब थ्योरी नहीं पढ़ते रहना, बस आपको मैंने इसलिए ये थ्योरी पढ़ाई है। अब देखो जैसे वहां पे हमने रूफिनी पढ़े हैं ना, अब देखो ये एमसीक्यू लिखा हुआ है कि पेशेंट विद द स्ट्रोक हैज नाउ जीरो पावर, नोसिसेप्टर्स जो एक्टिवेट हुए हैं। अब कल मैं आपको शायद इतनी समझ नहीं आ रही होगी कि जो विदड्रॉल रिफ्लेक्स था कि उस वो पोलीसाइनेप्टिक होता है, उसको हम लोग एक्सोनिक रिफ्लेक्स भी कहते हैं। जो रूफिनी है, आज हमने पढ़ लिया कि रूफिनी का एक लार्ज रिसेप्टिव फील्ड होता है और वो डिटेक्ट करता है स्टैटिक एंड डीप प्रेशर को। ठीक है, जो मीजनर कॉर्पसल्स हैं, अब यहाँ पे चाहे नहीं लिखा लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो मीसनी है वो क्या है, रैपिडली अडेप्टिंग है और वो फिंगर टिप्स पे उसके हर चीज है। ठीक है, और जो रफ है, रफीनी है, वो क्या है, डीप प्रेशर एंड डिटेक्ट स्टैटिक एंड डीप प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे ये सारा अब जो हमने रिसेप्टर्स हैं ये सारा टेबल आपको पता चल जाएगा कि जो अब रिसेप्टर्स हमने लिखे हुए हैं, न्यूक्लियर बैग का क्या लिखा हुआ है कि इसमें 1A फाइबर्स होंगे, न्यूक्लियर चेन क्या करेगा, स्टैटिक प्रेशर को डिटेक्ट करेगा। ओके, अब ये जो सी एस एफ वाला लिखा हुआ है ना, सी एस एफ का और इसका कंपैरिजन आता होता है इसकी कंपोजिशन का। ओके, फर्स्ट एमसीक्यू जो आपको सी एस एफ का आएगा वो ये आएगा कि जो आपका सी एस एफ बन रहा है उसका फर्स्ट स्टेप क्या है। उसका फर्स्ट स्टेप आपका होता है, अभी मुझे याद आ रहा है वो कोई होता है सोडियम, सोडियम के ऊपर एंट्री ऑफ सोडियम चैनल, कोई एमसीक्यू था, मैं इधर देखती हूँ अगर फॉर्मेशन। अच्छा चलो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, यहाँ पे शायद वो नहीं लिखा हुआ। हाँ, इस बुक पे नहीं लिखा हुआ। फॉर्मेशन ऑफ सी एस एफ ऐसी होती है कि जो सी एस एफ के बारे में डबल ए के अंदर इसके नोट्स दिए हुए हैं, वहां से याद करना है। बेसिकली सी एस एफ की कंपोजिशन देखनी है कि वो ब्लड की प्लाज्मा के साथ कैसे डिफरेंट है, सी एस एफ में क्या चीजें हैं और प्लाज्मा ब्लड के अंदर क्या चीजें हैं। ओके, जो सेम है ना इनका, वो है सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन, और ऑस्मोलैरिटी तकरीबन ब्लड की और सीएसएफ की सेम होती है। सीएसएफ में जो चीज ज्यादा है, जो ब्रेन में चीज ज्यादा है, वो मैग्नीशियम है और क्रेटिनिन है। अब याद कैसे रखना है कि ब्रेन में हर टाइम मुझ चल रहा होता है, हर कोई अपना सोचता है कि मुझे ये हो जाए, मुझे ये मिल जाए। तो मैग्नीशियम से आपने याद रखना है कि मैग्नीशियम सीएसएफ में ज्यादा होगा और क्रिएटिव आइडियाज जो होते हैं वो सीएसएफ के अंदर क्रेटिनिन और मैग्नीशियम ज्यादा होगा। ठीक है, ब्रेन के अंदर सिर्फ ये चीजें ज्यादा होंगी, बाकी जो ग्लूकोज है वो बिल्कुल नील होना चाहिए, कोलेस्ट्रोल और प्रोटीन बिल्कुल ही सीएसएफ के अंदर नहीं होता। पोटेशियम, कैल्शियम, ये सीएसएफ में लो होता है और ब्लड में ज्यादा होता है। और तकरीबन इनकी ऑस्मोलैरिटी सेम होती है, सोडियम सेम है, NaCl सेम है, और जो बाइकार्बोनेट आयन है वो सेम है, और ऑस्मोलैरिटी सेम है। ठीक है, एमसीक्यू जो आता है वो मैग्नीशियम और क्रेटिनिन का आएगा, ऑस्मोलैरिटी का आएगा और सोडियम का आएगा, और जो लीस्ट सीएसएफ में होना चाहिए वो आपका ग्लूकोज होना चाहिए। ये एमसीक्यूज है यहाँ से। ओके, सो जो हमारा सी एस एफ प्रोडक्शन होती है ना, वो जो कोरोइडल प्लेक्सस जो होता है हमारा, वहां पे सी एस एफ प्रोड्यूस होता है, और जो सी एस एफ को एब्जॉर्ब करना होता है वो आपके एरेकिनॉइड ग्रेन्युलेशंस ने करना होता है। ये एमसीक्यू आता है। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो कौन बनाता है, ये एमसीक्यू है कि ब्लड ब्रेन बैरियर में कंपोनेंट्स क्या हैं, एंडोथेलियल सेल्स ऑफ सेरिबेलर कैपिलरीज एंड कोरोइडल एपिथेलियम। ओके, बाकी फिर ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सीएसएफ बिकॉज ऑफ देयर लार्ज मॉलिक्यूलर साइज। द कंपोजिशन ऑफ सीएसएफ इज सेम एज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ ब्रेन, और बाकी उनके डिफरेंसेस आ जाएंगे। इसमें से इतना कुछ भी नहीं करना।
ये जो टेम्परेचर रेगुलेशन है ना, ये हम लोग फर्स्ट एड से करेंगे। बीआरएस से सिर्फ आपने ये चीज़ें करनी है। बाकी जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, इसमें क्या क्या इसके फंक्शंस हैं ये पता होने चाहिए। ब्लड ब्रेन बैरियर बना कौन रहा है? एंडोथेलियल सेल्स ऑफ सेरिबेलर कैपिलरीज एंड कोरोइडल प्लेक्सिस एपिथेलियम, ये दो चीज़ें आपकी ब्लड ब्रेन बैरियर बना रही हैं। उसके बाद क्या होता है कि मेंटेन्स कांस्टेंट इन्वायरमेंट, कुशन प्रोवाइड करना, आपके जो इन्फ्लेमेशन, इरेडिएशन और ट्यूमर से इसने प्रोटेक्ट करना होता है। इसमें से सिर्फ आपने ये करना है। ओके। बस बीआरएस का आज आपका टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग जो फर्स्ट एड से हमने करना है ना, वो देख लेंगे। यहाँ तक सारी समझ आ गई है? अच्छा, अगर हम ऐसे करें कि अभी हमारा ये वाला तो कंप्लीट हो गया ना 8:30 पे, तो हमें चाहिए कि फर्स्ट एड भी जल्दी से कर लें। मैं ना आपको कल फर्स्ट एड की पिक्चर्स शेयर करूँगी, और फिर क्योंकि जितनी जल्दी हम सिलेबस कवर करेंगे ना उतनी जल्दी रिवीजन होगी। तो बस अब मैं लेक्चर एंड कर रही हूँ। आपने क्या करना है कि जो बीआरएस की पूरी किताब नहीं रटने बैठ जाना, सारी मैंने बीआरएस आपको ओवरव्यू दे दिया है, और बाकी इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और सिर्फ वही टॉपिक्स इसके करने हैं जो मैंने आपको यहाँ से बता दिया, क्योंकि आपने डबल ए के सारे एमसीक्यूज करने हैं। जहाँ से पेपर आता है हमने स्मार्ट वर्क करना है और चीज़ें जल्दी रिवाइज करनी है। जैसे ये वाले टेबल्स हैं, ये आपने याद करने हैं। ओके, ठीक है, आई एम एंडिंग दिस मीटिंग। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? मैं अनम्यूट कर रही हूँ आपको, अगर आपने किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लें।